नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चार बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में टीएमसी को प्राथमिकता नहीं देती तो टीएमसी पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 25 जनवरी को पीएम मोदी का आगमन होने वाला है। इस आगमन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी बुलंदशहर पहुंचे। तो वहीं तीसरी खबर रायपुर से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकसित संजीवनी धान के लिए 3 इनोवेस्टर का लोकार्पण किया है। साथ ही चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां कड़ाके की ठंड से पूरा एमपी कांप रहा है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। और पहली खबर बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया में सीट शेयरिंग का बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। ममता ने स्पष्ट कहा है कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। टीएमसी नेता ने कहा कि ममता ने कहा है कि इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में टीएमसी भी है। पश्चिम बंगाल में आरएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम को टीएमसी से ज्यादा तवज्जो दी गई तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और प्रदेश की सभी 42 सीटों पर लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि इंडिया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया में सीट शेयरिंग का एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की है। वहीं ममता ने स्पष्ट कहा है कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। टीएमसी नेता ने कहा कि ममता ने कहा है कि इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में टीएमसी भी है। पश्चिम बंगाल में आरएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम को टीएमसी से ज्यादा तवज्जो दी गई तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आलोक सोती, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आलोक जी, सबसे पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, सुलझने वाला नहीं लगता है। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विवाद सामने आने लगा है, तो इसमें क्या लगता है आपको, ये विवाद सुलझेगा या फिर उलझेगा? बिल्कुल सही कह रही हैं, इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए वर्तमान में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, दोनों जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आती है। एक मुर्शिदाबाद से, जहां से अधीर रंजन साहब आते हैं, और दूसरी मालदा टाउन से। तो ऐसे स्थिति में बहन जी चाहती है, ममता दीदी चाहती हैं कि कांग्रेस जो है इन्हीं 2 सीटों पे सीमित रहे, क्योंकि कांग्रेस की नजर जो है बीजेपी ने जो पिछली बार 18 सीटें जीती थी उस पे है, और उनकी नजर उस पे है कि किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के अगेंस्ट में एक ही गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा किया जाए, ताकि बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोका जाए। उन 18 सीटों को देने का कोई ममता दीदी जो है बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं है उस 18 सीटों में उनको देने की। इसके अलावा ममता दीदी जो है गोवा में 2 सीट चाहती है और आप पार्टी भी 2 सीट चाहती है। गोवा में कुल टोटल 4 सीटें हैं। अगर गठबंधन में 2-2 चली जाएंगी तो कांग्रेस वहां से खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन के आ रहा है, और जब से बहन मायावती जी ने यूपी में अकेले लड़ने का ऐलान किया है, तब से तो बिल्कुल साफ क्लियर हो गया है कि अब जो है यूपी में चाहे कोई भी गठबंधन कर लीजिए, बीजेपी का रथ दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो कुल मिला के इतनी जटिल और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आ रही हैं, इतने कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं कि कितने भी वेरिएबल लगा लें, चाहे आप सिंप्लेक्स मेथड लगा लें या कोई भी आप मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक या एडवांस मैथमेटिक्स लगा लेंगे, कोई भी निर्णय नहीं होगा। आप देख लीजिए, अंत तक सब गठबंधन में अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग बजाएंगे। तो आलोक जी, अगर पश्चिम बंगाल में आरसीपी, सीपीआई या सीपीआईएम को इंडिया गठबंधन तवज्जो नहीं देती है तो गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, हर जगह जहां भी आपके पास जो क्षेत्रीय दल है, जैसे ममता जी हैं, और अगर बिहार में आते हैं लालू जी और नीतीश जी हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश जी हैं, तो इन जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बैकफुट पे ही रहना पड़ेगा, उनको ममता बनर्जी की बात को सुनना पड़ेगा।
वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा। अगर उसमें कांग्रेस कोई ज्यादा दखल देगी, क्योंकि ममता दीदी तो केवल 2 सीट ही देने को तैयार हैं, जो संसदीय सीटें जो कांग्रेस के पास हैं, और 42 सीटें हैं, बाकी 40 में वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस चाह रही कि 18 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो उसमें कम से कम उनको 9 सीटें और मिलनी चाहिए, जिसपे जो है उनका अकेला गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा हो, उसको रोक सके। तो ऐसे स्थिति में आप देख रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर ममता दीदी उनको जगह देंगी तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, सबको ममता दीदी ने किनारे पे लगा रखा है। तो सबको अपने राजनीतिक हितों की रक्षा भी करनी है। और आपने देखा है कि जो इधर अगर पूर्वोत्तर से लेके महाराष्ट्र तक चले 355 सीट में मात्र कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जी जी आलोक जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां सीएम योगी पीएम की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने बुलंदशहर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज और सभा स्थल पर पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बता दी कि नवाद गांव स्थित पुलिस की शूटिंग रेंज के मैदान में 25 जनवरी को पीएम मोदी की जनसभा होनी है। इस तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर दौरे पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो हेलीकॉप्टर है मुख्यमंत्री का वो यहाँ पर उतरेगा और ये हेलीपैड बनाया गया है। और मैं दिखाना चाहूंगा दाईं तरफ जो है प्रधानमंत्री की जो जनसभा स्थल है उसकी जो पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। और लगातार बुलंदशहर के जो आला अधिकारी हैं वो कार्यक्रम स्थल का बराबर जायजा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री भी आज उसी का जायजा लेने के लिए बुलंदशहर आ रहे हैं। मैं सुरेंद्र भाटी, न्यूज आर बुलंदशहर। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर में सीएम योगी पीएम की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। बता दें वहीं सीएम योगी निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज और सभा स्थल पर पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। बता दें कि नवाद गांव स्थित पुलिस की शूटिंग रेंज में मैदान में 25 जनवरी को पीएम मोदी की जनसभा होने वाली, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं। और आइए इस पे ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सिंह भाटी बुलंदशहर से। जी सुरेंद्र जी, जैसे यहाँ पर 25 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, वहां पर तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारियों का वहां पर उन्होंने जायजा लिया, क्या कुछ तैयारियां हुई और क्या होने वाली है? 25 तारीख को पीएम और जायजा लेने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियां है, उसकी जायजा लिया। जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर पहुंचे हैं सीएम योगी, जहां पर पीएम की जनसभा होनी है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने पीएम की तैयारियों की जानकारी का लेने पहुंचे हैं वहां पर सीएम योगी। वहां पर उन्होंने निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज और सभा स्थल पर पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 25 जनवरी को पीएम मोदी बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ बता दें कि नवाद गांव स्थित पुलिस की शूटिंग रेंज के मैदान में 25 जनवरी को पीएम मोदी की सभा होने वाली है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने तैयारियों का वहां पर जायजा लिया है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, पीएम की सभा को लेकर उन्होंने वहां पर जानकारी ली है, लोगों से बातचीत की है वहां पे। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर सीएम योगी पहुंचे हैं, जनसभा की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है वहां पर। वहीं सीएम योगी निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज और सभा स्थल पर कार्यक्रम की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। तो ज्यादा जानकारी लेते हैं सुरेंद्र सिंह जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुरेंद्र, जहां पीएम मोदी की सभा के लिए यहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा लिया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल होनी है, रैली होनी है यहाँ पर, उसी का आज जो मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। और
जो कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज ने और जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी सुरेंद्र जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकसित संजीवनी धान के 3 एमए बूस्टर का लोकार्पण किया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी साथ में उनके मौजूद रहे। कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया है। 160 से अधिक फसलों को विकसित किया है। कृषि विकास में कृषि विश्वविद्यालय में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रेरित किया है। कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। पीएम मोदी ने किसानों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। राज्य सरकार की गारंटी है किसानों की खुशी। 18 लाख पीएम आवास बनाने की स्वीकृति भी यहाँ पर दी गई है। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकसित संजीवनी धान के 3 इम्यूनो बूस्टर का लोकार्पण किया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उनके साथ मौजूद रहे। कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया है। 160 से अधिक फसलों को विकसित किया है। कृषि विभाग में कृषि विश्वविद्यालय बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रेरित किया है। कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। किसान के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। पीएम मोदी ने किसानों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों की खुशी। 18 लाख पीएम आवास बनाने की भी यहां पर स्वीकृति दी गई है। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने यहां पर जगदीप धनखड़ विकसित संजीवनी धान के 3 इम्यूनो बूस्टर का लोकार्पण किया है। बता दें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी कार्यक्रम में उनके साथ शामिल हुए। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उनके साथ मौजूद रहे। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से हेड संजय शेखर जी। संजय जी, जहां पर उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं, उन्होंने विकसित संजीवनी धान के 3 एमए बूस्टर का लोकार्पण किया है। ये 3 बूस्टर क्या है, इनको समझाइए जरा, और इसकी उपयोगिता भी क्या है। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति जो है वो धनखड़ जी, जगदीश धनखड़, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है। आज 2 कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में उनका रहा। पहला, सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए और उसमें वहां पर उन्होंने धान की 3 विशेष किस्मों का जो है वो लोकार्पण किया है। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तीनों किस्में विकसित की गई है और तीनों अलग अलग विशिष्ट गुणों से भरपूर है, जिसका राष्ट्रपति के हाथों आज लोकार्पण किया गया है। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका जो प्रबोधन कार्यक्रम था उसमें भी वो शामिल हुए और उसमें जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको उन्होंने संबोधित किया है। जी, यहाँ पर जैसे कृषि विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने सौगात दी है? देखिए, कृषि विश्वविद्यालय का जो इतिहास है उस इतिहास पर और उनके जो समृद्ध इतिहास है, जिसमें बहुत सारी विशेष तौर पर धान की जो है प्रजातियों को विकसित करने का देश में एक जो विशेष श्रेय है वो छत्तीसगढ़ को है और छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को है। धान की जो जीनोम है उसकी जो तमाम प्रजातियां हैं वो यहाँ पर बहुत संरक्षित रखी हुई है, हजारों प्रजातियां। और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ को चूंकि धान का कटोरा कहा जाता है, तो चावल की विशेष किस्में जिसमें मधुमेह से लड़ने वाली चावल की बात की जाए या फिर कैंसर रोधी जो चावल है उसकी बात कर ली जाए, अनेक जो विशिष्ट गुण हैं उससे भरपूर चावल की, पौष्टिकता से भरपूर चावलों की बात की जाए, तो यहाँ हजारों ऐसी किस्में हैं जो छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले दशकों में विकसित किए गए हैं। तो उस पर चर्चा की और इसको, इन उपलब्धि को, कृषि विश्वविद्यालय की इन उपलब्धियों को
उपराष्ट्रपति महोदय ने उनकी सराहना की और कहा कि आने वाले दिनों में भी कृषि विश्वविद्यालय लगातार जो है इस तरीके से जो कृषि की जो अलग अलग किस्में हैं उसको विकसित करता रहेगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। जी संजय जी, अपने उद्बोधन में उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ यहाँ पर विधायकों को गुर सिखाए, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है? देखिए, अभी उस कार्यक्रम में शामिल हैं, अभी उनका उद्बोधन होना है। अभी विधानसभा परिसर में उपराष्ट्रपति महोदय हैं और जो नए विधायक विशेष करके चुन करके आए हैं इस विधानसभा के निर्वाचन में, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है। देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, आज उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। आज उपराष्ट्रपति उसको संबोधित कर रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसको संबोधित करेंगे। सभी जो संसदीय ज्ञाता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने संसदीय जो दीर्घ अनुभव है उससे जो नवनिर्वाचित विधायक है उनको रूबरू कराए, उनको जो संसदीय परंपरा है, संसदीय मर्यादा है, संसदीय ज्ञान है, संसदीय नियमावली है, उसके बारे में उनको अपना अभिमत दे, अपना अनुभव साझा करे और मार्गदर्शन दे। और इसी मार्गदर्शन के लिए 3 दिग्गज, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ में रहेंगे और ये सभी नव विधायकों को संबोधित करेंगे। जी संजय जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि चौथी और आखिरी खबर है। मध्य प्रदेश में जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर चल रही जेट स्ट्रीम और उत्तर से आई बर्फीली हवा के कारण कड़ाके की ठंड से कांप गया है। सीजन में पहली बार एक साथ 42 जिलों में कपा देने वाली ठंड पड़ी है। हालत यह है कि छतरपुर का, बिजावर और शिवपुरी का पिरपरसमा कस्बा शिमला से भी ज्यादा ठंड आ रहा है। यहाँ पारा 3 डिग्री से नीचे आ गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि बिजावर में 2.5 और पिपरसा में 2.6 डिग्री दर्ज किया है। राजधानी भोपाल में 1 महीने बाद पारा 10 डिग्री से नीचे आया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 3 दिन ऐसी ही ठंड पड़ने के आसार बन रहे हैं। भोपाल का जैसा मौसम बना है इसी तरह से रहेगा। सर्दी रहेगी, टेम्परेचर बल्कि 1-8 डिग्री और नीचे गिर सकता है। और प्रदेश की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में घना और घने से ज्यादा कोहरा रहेगा। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट जो यूपी से लगा हुआ हिस्सा जो है उसमें बहुत कोहरे की स्थिति और 2-3 दिन यही बने रहने की संभावना है। सर, इस बार तापमान में कमी कितनी आई है, क्या फर्क पड़ा है मौसम में? नहीं, अभी तापमान अगर जैसे भोपाल की देखेंगे तो अभी तक अपन नॉर्मल के आसपास ही चल रहा है, लेकिन ठंड अपने को दिन में फील हो रही है क्योंकि दिन में बादल जब रहते हैं उसकी वजह से धूप न आने के कारण से हवा में हल्की सी ठंड भी अपने को ज्यादा महसूस हो रही है फिलहाल। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर चल रही जेट स्ट्रीम और उत्तर से आई बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। वहीं सीजन में पहली बार एक साथ 42 जिलों में कपा देने वाली ठंड पड़ी है। हालत यह है कि छतरपुर का, बिजावर और शिवपुरी का पिपरसमा कस्बा शिमला से भी ज्यादा ठंडा बताया जा रहा है। यहाँ पारा 3 डिग्री से नीचे आ गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि बिजावर में 2.5 और पिपरसमा में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 1 महीने बाद पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 3 दिन ऐसे ही ठंड पड़ने के यहाँ पर आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़े सत्यम शर्मा जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। जी सत्यम, यहाँ पर भोपाल में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 20 जैसा कि बताया जा रहा था कि 20 जनवरी के बाद एक बार फिर करवट बदलेगा मौसम, करवट बदल लिया है मौसम ने, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर निकल कर आई? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज का तापमान रात से 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कई जगह जैसे नागौर की बात करें तो शिमला से भी ठंडा यह तापमान रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान रहा है। तो लगातार भोपाल में भी यही मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 20 तारीख के बाद अभी और ठंड बढ़ने वाली, 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। और भोपाल में जो करीब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री से कम तापमान लगातार बना हुआ है। टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, ग्वालियर और अन्य इलाकों में करीब तापमान 10 डिग्री से कम रहा।
और बात करें तो नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। भोपाल में हल्की बारिश की भी खबरें आई हैं। सुबह के तापमान में लगातार बना हुआ है और 12 किलोमीटर तक जो जेट स्ट्रीम लगातार हवाएं चल रही, उसकी वजह से तापमान में ठंडक रहेगी। और उत्तर से जो चलने वाली हवाएं, बर्फीली हवाओं की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर उत्तर भारत में भी हो रहा है और अभी 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की उम्मीद है। मैं तो मौसम विज्ञानी का ये भी कहना है कि अगर 4 डिग्री से कम तापमान होता है तो कहीं न कहीं पत्ते वाली जो सब्जियां आती हैं और जो फसलें होती हैं उनको भी कहीं न कहीं नुकसान होगा। पाला पड़ने की वजह से जो पहले भी जिन फसलों को नुकसान हो, जो अभी रबी की फसलें थी उनमें कुछ न कुछ नुकसान होने की उम्मीद जताई जाती है। वही जो सब्जियां हैं वो पत्ते वाली सब्जियों को नुकसान होगा, उसमें पाला पड़ जाएगा। तो ऐसे में किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अब फिलहाल 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जी सत्यम, जैसे 42 जिलों में, मध्य प्रदेश के 42 जिलों में कपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है, मौसम विज्ञानी की तरफ से इसका अलर्ट भी जारी किया गया। यहाँ पर क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही, किसी तरीके का कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर चेतावनी जारी की गई, इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने स्कूली शिक्षा विभाग ने अभी 31 तारीख तक जो है स्कूल की जो समय सीमा है उसको 10:30 बजे और 11 बजे ही करके रखा है। कि लगातार पहले इसकी समय सीमा 20 जनवरी तक थी, उसको अब बढ़ा दिया गया है। 31 तारीख तक स्कूल 10:30 या 10 के बाद ही खुलेंगे। वहीं ग्वालियर की बात करें तो 11 बजे के बाद स्कूल खोलने की जो प्रशासन ने नियम बनाए वो लगातार चलते रहेंगे। और आपको बात बता दें कि पहले जो लगातार 3-4 सालों से यही ट्रेंड बना हुआ है कि जनवरी के सेकेंड हफ्ते में जो है तापमान लगातार गिरता है और इस बार भी वही हो रहा है। और इससे पहले ये दूसरी बार है जब 9 डिग्री सेल्सियस के तापमान गया है। सबसे कम तापमान भोपाल का गया है। इससे पहले 20 दिसंबर को यह तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के करीब गया था। तो लगातार अभी प्रशासन भी इस पर अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, लोग अलाव का सहारा लें। और जो रैन बसेरा है वहां पर लगातार कंबल और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, नगर निगम की हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था, वो लगातार जारी है। पहले भी सीएम मोहन यादव ने इन सब रैन बसेरों का जो है जायजा लिया था, वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त रहने के निर्देश दिए थे। अब देखिए 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में लगातार प्रशासन भी एक्टिव है, नगरीय प्रशासन भी एक्टिव है और चेतावनी भी दी जा रही है कि करीब 3-4 दिनों तक अभी लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। जी, जैसे कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड जो है पड़ रही है, तो क्या बारिश का भी यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया? किन किन शहरों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी करा गया है? देखिए, बर्फीली हवाएं जो उत्तर से बह रही हैं और थोड़ी बहुत जो नमी अरब सागर से आ रही है, जिसकी वजह से जो है 12 किलोमीटर तक का जो जेट स्ट्रीम है, हवाएं भी लगातार बदल रही है। उत्तर पूर्वी हवा होने के साथ साथ कभी कभी हवाएं दक्षिण से भी होती हैं। तो ऐसे में लगातार ठंड बढ़ रही है और जो 12 किलोमीटर तक नमी है, कई जगह पर तो कोहरा छाया रहता है। जो ग्वालियर और छतरपुर की बात करें तो वहाँ 50 से 200 मीटर की विजिबिलिटी रेंज देखी गई है। तो लोगों को फॉग लाइट जला करके अपनी जो गाड़ियों की लाइट जलाकर है उसको रखने की जरूरत बताई गई। और रात के तापमान में विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि रात का तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो रहा है। 5 जिलों की बात करें तो छतरपुर, नौगांव का तापमान, जैसे मैंने पहले भी बताया, नौगांव का तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस गया। दतिया में भी जो तापमान है लगातार वो घट रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में शीत लहर चल रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी एक चेतावनी भी बात कही है कि लोगों को इस समय बच के रहने की जरूरत है। और कई जिलों में जो तापमान है, आपने बताया 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान लगातार घटता जा रहा है और 3-4 दिनों तक 10 डिग्री से कम तापमान अभी रहेगा। देखिए, दिन का तापमान थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है, सामान्य हो जाता है, कभी ठंड कभी गर्म, लेकिन रात के तापमान में लगातार ठंडक, कड़ाके की ठंडक है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। खासकर जो चेतावनी मौसम विभाग ने किसानों को दी है कि किसान इससे संभल कर रहे, जो पत्ते वाली सब्जी है उनको नुकसान हो सकता है। और 31 जनवरी तक बच्चों को का ध्यान रखने की जरूरत है और बुजुर्गों को भी इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 31 जनवरी तक जो है जो स्कूल विभाग ने है वो 10 बजे तक स्कूल कर दिया है, जो 20 जनवरी तक था। वैसे लगातार प्रशासन एक्टिव है और लोगों को भी इस पर जागरूक रहने की जरूरत है। जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो 4 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।